वेस्ट एथिक्स की सीरीज हम देख रहे हैं। वेस्ट एथिक्स में अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड में एथिकल डिसीजन मेकिंग होती है, अलग अलग थियरीज, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके। वो जो थियरीज है, वो जो कॉन्सेप्ट्स है, उनको इस्तेमाल करके आपको ये बेनिफिट है कि अगर मान लीजिए आप वेस्टर्न वर्ल्ड में नौकरी करने जा रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या आपने पहले कुछ पास्ट में नौकरी करते हुए गलतियां की हैं, या कोई ऐसी एमएनसी है या कोई ऐसा कॉर्पोरेट है जो वेस्टर्न वर्ल्ड की एथिकल डिसीजन मेकिंग में चलता है, आप किसी भी लेवल ऑफ हायरार्की में है, इस सीरीज को देखने के बाद अब आप एथिकल डिसीजन मेकिंग में कोई भी गलतियां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि आपको कौन सी थियरीज और कौन से कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करने हैं, और अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करने के लिए भी आपके पास कॉन्सेप्ट्स और थियरीज होंगी ऑलरेडी। आज जिस थियरी की हम बातें करने वाले हैं वो डीओंटोलॉजिकल थियरीज है, लेकिन आज हम कैंट फिलॉसफी की बात करेंगे। डीओंटोलॉजिकल थियरी, इसका क्या मतलब है? इसका संक्षिप्त में ये मतलब है जो एकदम विपरीत है थियोलॉजिकल थियरी से। डीओंटोलॉजिकल थियरीज थियोलॉजिकल थियरीज से काफी अलग है। थियोलॉजिकल थियरीज में एंड्स ओवर मीन्स की बात चल रही थी, लेकिन डीओंटोलॉजिकल थियरीज, जिसका आज हम एक कॉन्सेप्ट कैंट फिलॉसफी के बारे में बातें करेंगे, उसी से हम एक केस भी रिजॉल्व करेंगे। जी हाँ, वही केस जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, आपसे उसका सवाल पूछा था कि किस तरीके से आप उस केस को वेस्टर्न पर्सपेक्टिव लगा के या कोई थियरी अगर आपको पता है वो लगा के उस केस को रिजॉल्व करेंगे। आज हम उसी केस को डिस्कस करेंगे, एक नई थियरी, डीओंटोलॉजिकल थियरी, जिसका मतलब है कि मीन्स ओवर एंड्स। थियोलॉजिकल थियरीज में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स में थियोलॉजिकल थियरीज में एंड्स ओवर मीन्स को तवज्जो दिया गया था, लेकिन डीओंटोलॉजिकल थियरीज जो है वो मीन्स ओवर एंड्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस और तवज्जो देती है। यानी कि एक ऐसी थियरी जिसमें हमेशा और हमेशा ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से, जिस वे से, जिस ऑल्टरनेटिव से, जिस ऑप्शन से आप काम कर रहे हैं, भले उस काम का जो आउटपुट है, चाहे वो रिजल्ट है या फिर जो कॉन्सिक्वेंस है, उससे जो हमें प्राप्त होने वाला है वो बेनिफिट है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे मीन्स एकदम सही होने चाहिए। इसी थियरी का एक पार्ट है कैंट फिलॉसफी, जिसको आप कैंट फिलॉसफी भी बोल सकते हैं। इस फिलॉसफी के तहत हमें समझना है कि हमें मोरली करेक्ट होना पड़ेगा। कैंट फिलॉसफी कुछ और नहीं है बल्कि सही और गलत में डिफरेंशिएशन को बताती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी देती है कि रीजंस के साथ, जिससे हमें पता लगता है कि ये चीज़ अगर मॉरली सही है करना या फिर इस तरीके से करना, या मॉरली ये चीज़ गलत है इस तरीके से करना, तो वो क्यों गलत है, या अगर ये सही है तो क्यों सही है। उसके रीजंस अगर आपको पता हो, उसका लॉजिक अगर आपको पता हो, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से एथिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके, या फिर इसके ब्रॉडर व्यू में थियरी को इस्तेमाल करके, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि हमें अच्छे मीन्स को इस्तेमाल करना है, हमारा रास्ता सही होना चाहिए। अगर हम सही रास्ते पे गुजरेंगे या सही रास्ते को इस्तेमाल करते हुए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है फिर हमारी दशा और दिशा दोनों ही सही होंगी, अगर हम अपने शास्त्रों के हिसाब से भी इसको समझने की कोशिश करें तो। अब बात ये आती है कि ठीक है, हमने तब समझ लिया कि हमारे मीन्स सही होने चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस, जिसको हम आउटपुट रिजल्ट भी कह सकते हैं, वो भले कैसे भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैंट फिलॉसफी इतना बता देती है कि एथिकल डिसीजन मेकिंग में आपके जो मीन्स है वो एकदम सही होने चाहिए, और अगर आप इस तरीके का रास्ता चुनते हो अपने कामों को करने के लिए या इस गोल को अचीव करने के लिए, तो ये मीन्स एकदम सही है। इसमें कुछ 2-3 और चीज़ों का कंसिडरेशन होता है जब भी हम कैंट फिलॉसफी को लगाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, किसी भी केस को रिजॉल्व करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड में। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो ग्लोबल है, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे वेस्ट के डिसीजंस चलते हैं और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से सारा का सारा डिसीजन मेकिंग होती है, चाहे वो कोई भी लेवल ऑफ हायरार्की हो, तो कैंट फिलॉसफी लगाते हुए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक बहुत ही बड़ा ब्रॉडर व्यू दे देगी आपको डिसीजन मेकिंग के तरफ। सिर्फ और सिर्फ कैंट फिलॉसफी आपको ब्रॉडर व्यू नहीं देगी डिसीजन मेकिंग की तरफ, बल्कि एथिकल डिसीजन मेकिंग को एकदम यूनिवर्सल साबित कर देगी। कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेगी जो किसी को हर्ट कर सकता है।
कोई भी ऐसी चीज जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो सकती है, यानी यूनिवर्सल लॉ में तब्दील हो सकती है, बस वही है कैंट फिलॉसफी। इसके अलावा दूसरी चीज, अगर आपके जो मीन्स है वो एकदम सही है तो बस वही है कैंट फिलॉसफी। और आखिर में और अंतिम चीज, जो तीसरी चीज मैं बताऊंगी कि अगर जी हाँ, तो तीसरी और आखिरी चीज है जो हमें कैंट फिलॉसफी में यानी कि डियोंटोलॉजिकल थियरी में याद रखनी है, वो ये है कि हर कोई जी हाँ, एवरीवन शुड अग्री। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप यूनिवर्सल लॉ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप मीन्स को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, एंड्स के ऊपर सर्वप्रिय रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हर किसी को मानना चाहिए उस चीज को, हर कोई उसमें अग्री कर रहा है, हर किसी की उसमें हाँ राय है कि हम इस चीज से खुश है, हम इस चीज से अग्री करते हैं। बस इसी तरीके से आपको, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से केस पूछा था कि आपका क्या जवाब होगा, इसी तरीके से कैंट फिलॉसफी लगा के आज हम डियोंटोलॉजिकल थियरी को इस्तेमाल करते हुए इस केस को रिजॉल्व करेंगे। केस हमारा सिंपल सा था कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे आप बहुत सारे कंपेटिटर्स के बीच में काम कर रहे हैं, आपके किसी एक कंपेटिटर ने आपकी कोई इंटेलिजेंस को चुरा लिया है और अब वो उस इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर सकता है आप ही के अगेंस्ट। भले वो आपकी इंटेलिजेंस थी, लेकिन किसी दूसरे कंपेटिटर ने, किसी दूसरी कंपनी ने, किसी दूसरे एस्टैब्लिशमेंट ने या सेटअप ने वो आपकी जो जानकारी है जो बहुत ही खुफिया थी, आपके लिए प्राइवेट थी, आपका सीक्रेट था, वो चुरा ली है। किसी भी तरीके से चुराई है मान लीजिए, अब वो जानकारी वो अपने कमर्शियल वायबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने आपकी वो जो सीक्रेट था उसको इस्तेमाल करके अपने कंपनी में लगा दिया या अपने प्रोडक्शन में या अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में लगा दिया बेचने के लिए, तो उससे आपको बहुत नुकसान होने वाला है। अब बात ये आती है कि इसके अगेंस्ट आप किस तरीके का एक्शन ले सकते हो। क्या आप एक एस्पियोनियाज हायर कर लोगे, एक डिटेक्टिव पर्सन डिटेक्टिव हायर कर लोगे सीनियर मैनेजमेंट के कहने पे, वो भी जाएगा उस कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन चुरा के ले आएगा, जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ किया, यानी कि दूसरी कंपनी ने आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा ली, सीक्रेट चुरा लिया, ज्यादा से ज्यादा मार्केट ग्रोथ लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए पूरी की पूरी दुनिया में। क्या आप भी ऐसा ही करेंगे और फिर दूसरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन चुरा के आप उन्हें ब्लैकमेल करेंगे कि जिस तरीके से आपने हमारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, अब आप उसको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने में, उसको बेचने में, अपना मार्केट ग्रोथ, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में इस्तेमाल करेंगे, अपना ब्रांड इमेज बढ़ाने में इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से हमने भी आपकी ये इन्फॉर्मेशन चुरा ली है अपने एस्पियोनियाज के थ्रू। अगर आपने हमारी इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से इस्तेमाल किया क्योंकि वो हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस थी, तो हम आपके अगेंस्ट आप ही की इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने भी वो इन्फॉर्मेशन चुरा ली है। या फिर मेरा सवाल आप सबसे है, जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट में है, डायरेक्टर है, वाइस प्रेसिडेंट्स है, या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, या चेंज मैनेजमेंट में बड़े बड़े लेवल्स पे हैं, या CFOs है, या फिर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं, या फिर चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर्स हैं, या फिर CEOs हैं, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं, आप सबसे मेरा ये सवाल है कि आप या फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। वो रास्ता ये है कि आप एक लिटिगेशन फाइल करेंगे, भले ही ये बहुत बड़ा लेबोरियस प्रोसेस होने वाला है जिसमें आपको बहुत टाइम और महीने और हफ्ते भी लग सकते हैं या साल भी लग सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि उस दौरान जो दूसरा कंपेटिटर है जिसने आपकी बिजनेस इंटेलिजेंस को चुराया है वो आपसे जीत जाए और आपको कमर्शियली बहुत ज़्यादा नुकसान हो। इस स्थिति में आप किस तरीके का रास्ता अपनाएंगे, पहला या फिर दूसरा? अब इस केस को हम कैंट फिलॉसफी के हिसाब से अगर सुलझाते हैं, एथिकल डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, अगर आप सही डिसीजन लेना चाहते हैं और उस डिसीजन को सही तरीके से जस्टिफाई भी करना चाहते हैं रीजंस के साथ, लॉजिक्स के साथ, मॉरली एक्सेप्टेबल मीन्स के साथ, तो आप कैंट फिलॉसफी को, डियोंटोलॉजिकल थियरी को इस्तेमाल करेंगे। अब पहला स्टेप देखते हैं जो इस केस को रिजॉल्व करने के लिए हम कैंट फिलॉसफी को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि डियोंटोलॉजिकल थियरी को अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में हम एस्पियोनियाज को हायर करने का, क्या हम एक यूनिवर्सल लॉ बना सकते हैं जो हर जगह सर्वप्रिय हो, जिसको एक मान्यता मिले कि हाँ ये जो काम है वो मॉरली राइट है, मॉरली एक्सेप्टेबल है। अगर फर्स्ट स्टेप में हमें ये पता चलता है कि एस्पियोनियाज को हायर करना यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं बन सकता है, तो जाहिर सी बात है कैंट फिलॉसफी में वो कहीं कहीं भी फिट नहीं बैठता है। तो हम इस डायरेक्शन में अपना डिसीजन लेके नहीं जा सकते हैं कि हम एक डिटेक्टिव या एस्पियोनियाज को हायर कर ले और जिस तरीके से तो हमारे कंपेटिटर ने हमारे इंटेलिजेंस को चुराया था हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए, हम भी डिटेक्टिव के थ्रू
उनकी इंफॉर्मेशन चुरा लें और उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करें। लेकिन इसके विपरीत अगर इसका जवाब है हाँ, कि अगर हम एस्पेनियाज को, जिसको हम हायर कर रहे हैं, अपने कंपेटिटर की या उस कंपनी की जिसने हमारी इंटेलिजेंस को चुराया था हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं एस्पेनियाज के थ्रू, लेकिन हम उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल लॉ बना सकते हैं। अगर इसका जवाब है हाँ, तो कांट फिलॉसफी कहती है फिर आप आगे बढ़ जाओ, सेकेंड स्टेप में पहुंचो। सेकेंड स्टेप में हमें ये देखना है कि अब हम एस्पेनियाज में पीपल को इस्तेमाल कर रहे हैं मीन्स की तरह, क्या वो इस्तेमाल करना सही है मॉरली? अगर इसका जवाब है नहीं, तो कांट फिलॉसफी यानी कि डियोंटोलॉजिकल थियरी बोलती है कि आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हो, आप इस तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते हो, इसको यहीं छोड़ दो। लेकिन अगर इसका जवाब है हाँ, यस, तो जाहिर सी बात है जब आपने फर्स्ट स्टेप में देख लिया कि हाँ एस्पेनियाज को अगर आप हायर करते हो उस डिटेक्टिव को, तो ये यूनिवर्सल लॉ बन सकता है, इसके लिए सब अग्री हो रहे हैं। फिर आप सेकेंड स्टेप में आ गए। सेकेंड स्टेप में आपने ये देख लिया कि हाँ, जो लोग हैं, किसी बंदे को हम इस्तेमाल करेंगे या बंदी को इस्तेमाल करेंगे एस्पेनियाज की तरह, डिटेक्टिव की तरह, वो हमारे लिए मीन्स होगा। ये भी मॉरली राइट है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अग्रीड है। तो हम थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप पे पहुंच जाएंगे, जहां पे हम ये देखेंगे, अगर फिर से हमारा जवाब हाँ है कि हर कोई इस चीज को अग्री कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस तरीके से यूनिवर्सल लॉ बनाने के लिए और इस तरीके से किसी भी बंदे को इस्तेमाल करने के लिए मीन्स की तरह, जब हम ये देखेंगे कि हाँ हर कोई अग्री कर रहा है, तो बस हमारा डिसीजन हो जाएगा कि जो हमारे सीनियर हायर मैनेजमेंट ने हमें डिसाइड करने के लिए बोला था, हमें गाइडेंस दी थी इस केस के हिसाब से कि आप जाओ एक एस्पेनियाज हायर करो, उस कंपेटिटर की बिजनेस इंटेलिजेंस को चुरा के उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करो जैसे उन्होंने किया है, तो आप इसी डिसीजन के साथ चले जाओगे। लेकिन अगर आपके पहले दोनों स्टेप्स के जवाब ना में आते हैं, यानी कि नो आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप थर्ड स्टेप तक पहुंच ही नहीं पाओगे और फिर आप ज्ञान फिलॉसफी या डियोंटोलॉजिकल थियरी के हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाओगे, यानी कि आप एस्पेनियाज या डिटेक्टिव को हायर नहीं करोगे। यही है एथिकल डिसीजन मेकिंग वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में डियोंटोलॉजिकल थियरी के हिसाब से, जिसका एक कॉन्सेप्ट कहता है कांट फिलॉसफी, जो आपने आज समझी और सीखी। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी थ्योरी आप समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन दूं, मेंटर करूं, ट्रेन करूं, कोच करूं, काउंसिल करूं, तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे साथ ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई एनजीओ, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है, कोई सेटअप है गवर्नमेंट, या फिर आप कोई स्टार्टअप है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन मोड के जरिए आप तक पहुंचूं, आपके एम्प्लॉइज को, यानी कि आपके इंटर्न्स, आपके एसोसिएट्स, आपके मैनेजर्स, आपके सीनियर मैनेजर्स, आपके स्टूडेंट्स को, या फिर आपके सीएक्स लेवल के एम्प्लॉइज या सीईओज को कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटर करूं या फिर ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे ऑनलाइन प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।